रोम की तंग गलियों में एंजो नाम का एक छोटा मोटा चोर एक सोने की घड़ी उड़ाने के बाद पुलिस की नजरों से बचता हुआ भाग रहा था और जब हर तरफ से रास्ते बंद होते दिखे तो उसने टाइबर नदी में छलांग लगा दी और पानी के अंदर छुपकर अफसरों के हटने का इंतजार किया। थोड़ी देर बाद जब पुलिस वहां से चली गई तो एंजो धीरे धीरे बाहर निकला, लेकिन निकलते वक्त उसका पैर रेडियोधर्मी कचरे से भरे कुछ बैरलों पर पड़ गया जो वहीं किनारे पर रखे थे। बैरल टूट गए और एक गाढ़ा काला तरल उसके पूरे जिस्म पर फैल गया। एंजो ने इसे नजरअंदाज किया और घर की तरफ भागा, लेकिन अपार्टमेंट पहुंचते ही उसका बदन बगावत पर उतर आया। बुखार, कमजोरी, चक्कर और वही काला तरल वापस बाहर निकलने लगा। उस रात वह बुरी तरह टूट गया, जैसे उसके अंदर कोई बड़ा बदलाव जबरदस्ती अपनी जगह बना रहा हो। अगली सुबह जब वह उठा तो हैरानी की बात यह थी कि वह लगभग ठीक था, जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं। उसने चुराई हुई घड़ी उठाई और सेर्जियो के पास निकल गया, जो फेबियो नाम के एक खतरनाक गैंगस्टर के लिए काम करता था। उस वक्त फेबियो अपने गैंग के साथ एक मीटिंग में था और माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था, क्योंकि उसके अपने आदमी उसे मन में कमजोर समझते थे और उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते थे। तभी एक आदमी ने गलती से काले की जगह सफेद फोन ला दिया और बस इतनी सी बात पर फेबियो ने उसे उसी फोन से इतना पीटा कि वह वहीं ढेर हो गया। उस कमरे में मौजूद हर शख्स के लिए वह एक जिंदा सबक था। बाद में सेर्जियो ने एंजो को एक काम पर ले गया जहां दो भाइयों के पेट में ड्रग के पैकेट भरवाए गए थे और अब उन्हें जुलाब देकर वह पैकेट वापस निकालने थे। एंजो और सेर्जियो दोनों उन्हें लेकर एक वीरान इमारत की 9वीं मंजिल पर पहुंचे, क्योंकि काम करने वाला बाथरूम वहीं था। लेकिन वहां पहुंचते ही एक भाई के पेट में पैकेट फट गया। नशा सीधे उसके खून में घुल गया और वह कुछ ही पलों में मर गया। सेर्जियो ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि लाश का पेट चाकू से काटकर बाकी पैकेट निकाले जाए। दूसरे भाई ने इनकार किया तो सेर्जियो ने उसे धमकाते हुए जबरदस्ती जुलाब का गिलास थमाया। उसी पल दूसरे भाई ने पलटवार किया, जुलाब सेर्जियो के मुंह पर फेंका, बंदूक छीनकर गोली मार दी। मरने से पहले सेर्जियो ने उसका सिर एक खंभे से दे मारा। इसी अफरा तफरी में एंजो को भी एक गोली लगी और वह 9वीं मंजिल की खिड़की से बाहर जा गिरा। कोई भी इससे बचकर नहीं उठता, लेकिन कुछ मिनट बाद एंजो जिंदा था और उसके जिस्म में शायद ही कोई दर्द था। घबराया हुआ वह अपने अपार्टमेंट पहुंचा, जहां सेर्जियो की बेटी एलेसिया दरवाजे पर खड़ी अपने बाप का पूछ रही थी। एंजो ने अनजान बनने की कोशिश की, अंदर गया और कंधे पर गोली का घाव देखा, जिसमें तकलीफ बिल्कुल नहीं थी। बाहर एलेसिया दस्तक देती रही तो एंजो ने झल्लाकर दरवाजे पर मुक्का मारा और मुट्ठी सीधे लकड़ी के आर पार निकल गई, जैसे वह गत्ते की बनी हो। एलेसिया वहां से भाग गई और एंजो वहीं खड़ा अपने हाथ को घूरता रहा, ये समझने की कोशिश में कि उसके अंदर कुछ बहुत अलग हो चुका है। और फिर एक धातु की हीटर पाइप अपने नंगे हाथों से कागज की तरह मोड़ दी। उस पल उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि रेडियोधर्मी कचरे ने उसके जिस्म में कुछ असाधारण जगह दिया है, लेकिन यह सोचकर कि अब किसी की मदद करनी है या हीरो बनना है, ऐसा उसके दिमाग में एक पल के लिए भी नहीं आया। उसका पहला ख्याल सीधा था पैसे। उसी रात हुड और मास्क पहनकर वह एक एटीएम तक पहुंचा और उसे पूरी दीवार समेत उखाड़कर घर ले आया, फिर उसे तोड़कर सारी नकदी निकाल ली। अगले दिन उन्हीं पैसों से उसने कुछ दवाई खरीदी, लेकिन जब कंधे की पट्टी हटाई तो गोली का घाव वहां था ही नहीं। रात भर में जिस्म ने खुद को ठीक कर लिया था। उधर जिप्सी फेबियो को पता चल चुका था कि सेर्जियो मर गया है और ड्रग की खेप गायब हो गई है। गुस्से में वह सेर्जियो के अपार्टमेंट पहुंचा, जहां उसे सिर्फ एलेसिया मिली। फेबियो के गुंडे उससे आक्रामक तरीके से पूछताछ करने लगे, लेकिन उसे सच में कुछ नहीं पता था। तभी एक गुंडे ने एलेसिया का पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर छू लिया, जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने तुरंत उस पर नाखूनों से हमला कर दिया। गुस्साए गुंडे ने उसे पकड़कर चाकू से चेहरा काटने की धमकी दी। उसी वक्त खिड़की से एंजो अंदर घुस आया, हुड और मास्क में, और एक एक करके सबको ऐसे उड़ाया जैसे वे इंसान न होकर गुड्डे हों। उनके घूंसे उस पर बिल्कुल बेअसर थे, लेकिन जब फेबियो ने एलेसिया के गले पर चाकू रखा तो एंजो को रुकना पड़ा। फेबियो उसे ढाल बनाकर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी एलेसिया ने उसे जोर से लात मारी। एंजो आगे बढ़ा, लेकिन फेबियो ने भागने से पहले उसके पैर पर चाकू से वार कर दिया और एक उंगली पूरी तरह कट गई। एंजो ने बिना घबराए कटी उंगली को डक्ट टेप से वापस चिपकाया और एलेसिया को अपने अपार्टमेंट में छुपाने ले गया, क्योंकि अकेले छोड़ना खतरनाक था। एलेसिया की नजर में वह अब एक आम चोर नहीं था, वह उसके पसंदीदा एनीमे स्टील जिग का हिरोशी शेइब्बा था। अगली सुबह एंजो ने उसे एक मनोचिकित्सा अस्पताल में छोड़ने का फैसला किया, जहां उसके पिता उसे पहले कभी कभी रखते थे, ताकि जब तक मामले शांत न हो वह वहां सुरक्षित रह सके। इधर फेबियो को ऑनलाइन वो वायरल वीडियो मिल गया, जिसमें नकाबपोश एटीएम उखाड़ रहा था और उसने तुरंत पहचाना कि यही वह शख्स है जिसने अपार्टमेंट में उसके आदमियों को ठोका था। उसने पूरे गैंग को उस नकाबपोश को ढूंढने का हुक्म दिया। ऊपर से नूनिया
के आदमी उसके अड्डे पर पहले से बैठे थे क्योंकि ड्रग की खेप गायब हो चुकी थी और जवाब मांगा जा रहा था। फेबियो के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने एक बख्तरबंद ट्रक लूटने का प्लान बनाया और गैंग को तैयारी का आदेश दे दिया। एंजो के अपार्टमेंट में एलेसिया का एनीमे डीवीडी प्लेयर रह गया था। बोरियत में उसने चला दिया और अचानक उसे वह सच में पसंद आने लगा। शायद पहली बार जिंदगी में उसे चोरी और रोजमर्रा की जद्दोजहद से हटकर किसी और चीज में दिलचस्पी महसूस हुई थी। बेहतर अनुभव के लिए एंजो ने एनीमे देखने का पूरा सेटअप खरीदने का फैसला किया और अगली सुबह हाईवे की तरफ निकल गया। इत्तेफाक से उसी वक्त फेबियो और उसका गैंग भी वहाँ एक बख्तरबंद ट्रक लूटने की फिराक में था, लेकिन एंजो ने उनसे पहले ही मैदान मार लिया। हुड और मास्क में उसने ट्रक की विंडशील्ड पर भारी पत्थर दे मारा। गाड़ी रुकी और वह अंदर घुसकर नकदी का बड़ा बैग लेकर फरार हो गया। फेबियो ने गोलियां चलाई, लेकिन एंजो उसकी पहुंच से बाहर था। उन पैसों से उसने एक मूवी प्रोजेक्टर और स्टील जिग के सारे एपिसोड का पूरा कलेक्शन खरीद लिया। जैसे ही वो बैठकर देखने वाला था, दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। अफसरों ने बताया कि उन्हें उसकी बीमार पत्नी सड़क पर अकेले भटकती मिली। एंजो कुछ समझा नहीं, लेकिन फिर अफसरों के पीछे से एलेसिया नजर आई, जिसे पुलिस उसकी मानसिक रूप से अस्थिर पत्नी समझ चुकी थी। जाते जाते उन्होंने उसे उसका ख्याल रखने की नसीहत दी। एलेसिया ने खुशी से उसे एक हस्त निर्मित जिग रोबोट मास्क दिखाया जो उसने उसके लिए बनाया था। एंजो ने साफ कह दिया कि वह हीरो नहीं है और उसे वापस अस्पताल छोड़ना चाहता है, लेकिन एलेसिया ने जाने से इनकार किया और बस एक रात और एपिसोड 7 देखने की गुजारिश की। एंजो मान गया और दोनों ने रात भर साथ बैठकर एनीमे देखा। धीरे धीरे एलेसिया उसके करीब आने लगी, लेकिन अचानक वह भावनात्मक रूप से टूट गई और चिल्लाने लगी कि उसे तकलीफ न दे। एंजो को समझ आ गया कि अतीत में किसी ने उसके साथ बुरा किया था और पहली बार उसने सच्चे दिल से उसे गले लगाया और वादा किया कि वह उसे कभी तकलीफ नहीं देगा। अगले दिन एंजो उसे एक बंद पड़े मनोरंजन पार्क ले गया और अपनी महाशक्ति से फेरिस व्हील को खुद घुमाने लगा। एलेसिया बच्चों की तरह खिलखिला उठी। शायद बहुत अरसे बाद वह इस तरह हंसी थी। बाद में शॉपिंग मॉल में उसने एक खूबसूरत ड्रेस देखी और कहा कि वह हमेशा राजकुमारी की तरह दिखना चाहती थी, तो एंजो ने बिना एक पल गंवाए वह ड्रेस खरीद दी। लेकिन तभी एलेसिया ने फिर पिता के बारे में पूछा। एंजो झूठ बोला, लेकिन इस बार एलेसिया भांप गई और आहत होकर दूर चली गई। पार्किंग में एंजो ने आखिरकार हार मानी और सच बता दिया कि सेर्जियो काम के दौरान मर गया और अब वापस नहीं आएगा। एलेसिया टूट गई और गुस्से में अकेले बस में चढ़ गई, लेकिन बस कुछ ही दूर गई थी कि अचानक रुक गई। यात्रियों ने बाहर देखा तो एंजो बस के पीछे नंगे हाथों से उसे रोके खड़ा था। सबने फोन निकाल लिए। किसी ने पहचान लिया कि यह वही एटीएम वाला नकाबपोश है, लेकिन एंजो को अब इसकी परवाह नहीं थी। वह बस में चढ़ा, माफी मांगी और कहा कि वह हीरो बनने को तैयार है जो एलेसिया हमेशा से मानती थी। एलेसिया ने माफ कर दिया। फिर दोनों शव गृह गए, जहाँ एलेसिया ने आखिरी बार अपने पिता से विदाई ली। उसके बाद एंजो ने तय किया कि अब शहर में रहना खतरनाक है और दोनों ने मिलकर भागने की तैयारी शुरू कर दी। उधर फेबियो अपमान का बदला लेने की आग में जल रहा था। छोटे भाई विनेंजो ने खुलेआम गैंग की कमान मांगी तो फेबियो ने मानने का नाटक किया। फिर भी पैसों की जरूरत बनी रही तो फेबियो ने मार्सेलोन से उधार लिया, लेकिन तभी नूनिया और उसका गैंग वहां धमक गए। उन्होंने फेबियो को बांधकर पेट्रोल डाला और लाइटर दिखाया। फिर सब हंसने लगे क्योंकि यह सिर्फ उसे डराने का तरीका था, लेकिन फेबियो के लिए यह अपमान अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। उसी पल मार्सेलोन अचानक उठ खड़ा हुआ और नूनिया के आदमियों पर गोलियां बरसाने लगा। फेबियो भी झपट पड़ा और कई गुंडों को गोली मारी, यहाँ तक कि नूनिया के पैर में भी गोली लगी, लेकिन वह किसी तरह बचकर निकल गई। फेबियो तेजी से अपने अड्डे पर लौटा तो पाया कि नूनिया उससे पहले वहां पहुंच चुकी थी। उसके रखवाली के कुत्ते मारे जा चुके थे और पूरा गैंग लगभग साफ हो गया था। सिर्फ टैजी बचा था। फेबियो ने उसे सारे हथियार इकट्ठा करने को कहा क्योंकि नूनिया का शिकार करना था, लेकिन जाने से पहले दोनों ने टीवी पर एक खबर देखी जिसमें उस नकाबपोश अलौकिक चोर की असली पहचान उजागर हो रही थी। स्क्रीन पर चेहरा देखते ही फेबियो ने तुरंत पहचाना कि यह एलेसिया के अपार्टमेंट का पड़ोसी है। उसी वक्त एंजो और एलेसिया मोटरसाइकिल पर शहर से निकलकर एक छोटे होटल में रुक गए थे। रात को एंजो ने पहली बार खुलकर अपना अतीत बताया कि किशोरावस्था में वह दोस्तों के साथ अपराध की दुनिया में आ गया था और एक एक करके सभी दोस्त खो देने के बाद उसे लगा कि बस यही उसके बस का है। लेकिन शक्तियां मिलने और एलेसिया से मिलने के बाद पहली बार उसके अंदर कुछ बदलने लगा था। एलेसिया भावुक हो गई और उसे अपने पास सोने का न्योता दिया। एंजो धीरे धीरे मान गया, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिका। फेबियो कमरे में घुस आया और बेहोशी के डार्ट्स मारकर एंजो को बांध दिया। होश आने पर फेबियो ने मांग की कि वह शक्तियों का राज बताए। इनकार पर उसने फोन की स्क्रीन सामने रखी जिसमें एलेसिया टैजी की कैद में थी। एंजो के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने सच बता दिया। फेबियो उसे टाइबर
टाइबर नदी ले गया, जहाँ एंजो ने बताया कि कैसे वह गलती से रेडियोधर्मी बैरल में गिर गया था। ये सुनते ही फेबियो ने उसे वे बैरल पानी से निकालने का हुक्म दे दिया। इधर वैन में एलेसिया ने बाथरूम जाने का बहाना बनाया और जैसे ही टैजी की चौकसी जरा ढीली पड़ी, उसने ड्रेस में छुपाई बुनाई की सुई निकालकर उसकी गर्दन में घोंप दी। सुई एक बड़ी धमनी तक पहुंची और टैजी कुछ ही पलों में वहीं ढेर हो गया। बाहर फेबियो रेडियो पर टैजी को बुलाता रहा, लेकिन जवाब नहीं आया। तभी बंदरगाह पर कई गाड़ियां आईं और उनसे नूनिया का गैंग उतरा, मशीन गन लिए हुए। फेबियो घबरा गया और हथियार तान लिया। एलेसिया वैन से भागकर एंजो की तरफ दौड़ी, लेकिन फेबियो ने उसे पहले ही पकड़ लिया। नूनिया ने एक पल भी नहीं सोचा और गोलियां चलवा दी। फेबियो को दर्जनों गोलियां लगी। फिर नूनिया ने फ्लेमथ्रोवर उठाया और उसे जीवित जला दिया। जलते हुए फेबियो ने नदी में छलांग लगा दी। गोलीबारी रुकी तो एंजो एलेसिया के पास पहुंचा और उसका दिल बैठ गया। उसे भी गोली लग चुकी थी। एंजो की बाहों में दम तोड़ते हुए एलेसिया ने आखिरी बार उससे गुजारिश की कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की मदद और दुनिया को बचाने के लिए करे। एंजो ने वादा किया और उसे आखिरी अलविदा दिया। अगले दिन टाइबर नदी से फेबियो जिंदा बाहर निकला, जिस्म जला हुआ और घावों से भरा, लेकिन रेडियोधर्मी पानी ने उसे भी अलौकिक शक्तियां दे दी थीं। जले हुए सिर पर विग लगाकर वह सीधे नूनिया के अड्डे पहुंचा। नूनिया ने उसे जिंदा देख सारे गुंडे उस पर छोड़ दिए, लेकिन फेबियो ने शांति से पहले अपना फोन रखा ताकि सब रिकॉर्ड हो सके, और फिर एक एक करके सबको ध्वस्त कर दिया। नूनिया को पकड़कर उसने उसे एक विकृत नृत्य में खींचा और अपनी राक्षसी ताकत से उसकी रीढ़ तोड़ दी। वह रिकॉर्डिंग उसने ऑनलाइन अपलोड कर दी और फिर एक बंद कमरा खोजा जो नूनिया के हथियारों और विस्फोटकों से भरा पड़ा था। उस लम्हे फेबियो को एहसास हुआ कि अब उसके पास पूरे रोम का सबसे ताकतवर अपराध सरगना बनने के लिए सब कुछ मौजूद है। एलेसिया की मौत के बाद एंजो टूटा हुआ शहर की गलियों में भटक रहा था, जब एक पुलिस की गाड़ी उसके पास से निकली और अफसरों ने उसे पहचान लिया। लेकिन उसी वक्त एक और गाड़ी ने पुलिस की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। माँ बच गई, लेकिन उसकी छोटी बच्ची पलटी हुई जलती गाड़ी में फंसी रह गई। उसी पल एंजो को एलेसिया की आखिरी बात याद आई और बिना एक सेकंड सोचे वह जलती गाड़ी की तरफ दौड़ा। अपने नंगे हाथों से उसने डिक्की फाड़ी और धमाके से बस कुछ सेकंड पहले उस बच्ची को बाहर खींच लिया। माँ ने रोते हुए पहले बेटी को और फिर एंजो को कसकर गले लगाया। आसपास खड़े लोग जयकार करने लगे और पुलिस ने भी यह देखकर उसे गिरफ्तार न करने का फैसला किया। पहली बार एंजो वो बन गया था जो एलेसिया हमेशा से मानती थी, लेकिन पास की एक टीवी स्क्रीन पर नजर पड़ते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। फेबियो जिंदा था और प्रसारण में ऐलान कर रहा था कि रोम के एक भरे हुए फुटबॉल स्टेडियम में बम छुपाया गया है। एंजो ने पास खड़े एक शख्स से मोटरसाइकिल उधार ली और स्टेडियम की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही फेबियो उसका इंतजार कर रहा था। दोनों भिड़ गए, लेकिन इस बार मुकाबला बराबरी का था, क्योंकि रेडियोधर्मी नदी ने फेबियो को भी वैसी ही शक्तियां दे दी थीं। दोनों ने दीवारों और सीटों के आर पार एक दूसरे को उछालते हुए स्टेडियम को युद्ध क्षेत्र बना दिया, जबकि हजारों लोग चीखते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे और फेबियो पास खड़ी एम्बुलेंस तक पहुंचकर हाथ से बम चालू कर गया। 5 मिनट बचे थे। एंजो एम्बुलेंस लेकर स्टेडियम से दूर भागा, लेकिन पुलिस की नाकाबंदी में फंस गया। वक्त खत्म होता देख उसने एम्बुलेंस बाहर धकेली, बम उठाया और पैदल दौड़ता रहा। पुल पर पहुंचते ही उसने नदी में फेंकने की कोशिश की, लेकिन फेबियो ने पीछे से हमला किया और उसे गिरा दिया। बम सड़क के बीच जा रुका। टाइमर पर सिर्फ 15 सेकंड बचे थे और फेबियो उसे बेरहमी से पीटता रहा। उस पल एंजो ने सोचा नहीं, बस किया। उसने बची हुई पूरी ताकत से फेबियो को कसकर पकड़ा और दोनों को लेकर पुल से सीधे नदी में छलांग लगा दी। 1 सेकंड बाद बम फट गया। विस्फोट ने फेबियो को तबाह कर दिया, लेकिन एंजो का क्या हुआ यह किसी को नहीं पता था। कई दिन बाद पूरा रोम उस अनजान हीरो की कहानियां सुना रहा था जिसने पूरे शहर को बचाया था। और फिर फिल्म का आखिरी लम्हा आया। रोम की छतों के ऊपर ऊंचाई पर एंजो चुपचाप खड़ा था, जिंदा। उसने धीरे धीरे जेब से वह मास्क निकाला जो एलेसिया ने कभी प्यार से उसके लिए बनाया था। कुछ देर उसे हाथ में थामे रहा, फिर उसे पहन लिया। उस एक लम्हे में एंजो ने मान लिया कि वह चोर नहीं, अपराधी नहीं, बल्कि एक असली सुपर हीरो है। और मास्क पहनकर वह रोम की छतों के ऊपर से आगे बढ़ चला, हमेशा के लिए इस शहर का रखवाला बनने के लिए तैयार।